Good morning, class. Hope all of you are happy and fine. Today we discuss elements of directing, in which, as we already discussed about supervision and leadership, and today we discuss about motivation and communication. So let's get started. As we already discussed about the meaning of leadership, and today we discuss about some styles of leadership. As you can see there are three types of style: ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेन. ठीक है, अब इनके मीनिंग आपको पहले समझना होगा ताकि आप इसको ईजिली याद रख सकें कि ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, ऑटोक्रेटिक लीडर का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है और फ्री रेन का. वैसे इसको हम अलग से भी ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, अभी आप सिर्फ ये मीनिंग समझ लीजिए. ऑटोक्रेटिक, आप ये डायग्राम देख रहे होंगे. डायग्राम में आपने देखा कि एक लीडर है और वो अलग अलग एम्प्लॉय से या अलग अलग हम कह सकते हैं कि लोगों से अटैच है. लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आ रही होगी कि जो लीडर है वही लीड कर रहा है, वही ऑर्डर दे रहा है. जब हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की बात करते हैं तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब होता है बॉस सेंटर्ड लीडरशिप, या इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं. ऑटोक्रेटिक मीन्स बॉस सेंटर्ड लीडरशिप. बॉस सेंटर्ड लीडरशिप का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो भी डिसीजन होते हैं, जो भी ओवरऑल कंट्रोल होता है सबऑर्डिनेट के ऊपर, वो लीडर ही उनको कंट्रोल करता है. जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको लीडर कंट्रोल करता है. वो सारी पावर सेंट्रलाइज अपने पास रखता है, या हम कह सकते हैं कि ही सेंट्रलाइज्ड पावर इन हिमसेल्फ एंड टेक ऑल डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट्स. ही डज़ नॉट डेलीगेट एनी अथॉरिटी. वो अपनी कोई भी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करता. सारे डिसीजन वो खुद लेता है, सारी पावर उसके पास होती है. वो ऑर्डर्स देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को और ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उसके सभी ऑर्डर्स को विदाउट एनी क्वेश्चन फॉलो करें या उसके ऑर्डर्स को फुलफ़िल करें. अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बात मानने के लिए या जो भी ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए रिवॉर्ड करता है, वहीं वो उनके ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज करता है अगर सबऑर्डिनेट्स उसकी बात को फॉलो नहीं करते या उसके जो भी ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो नहीं करते. बहुत सारे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे. अभी आप सिर्फ थोड़ा सा समझ लीजिए. जो बेसिक एडवांटेज होते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के, वो होता है क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना होता है. लीडर जो होता है या बॉस जो होता है वो सारे डिसीजन खुद लेता है. फिर जो भी लीडर होता है उसको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है कि हम लोगों को लीड कर रहे हैं, हम लोगों की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है, जनरली जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की ज़रूरत ऐसे लेवल पे ज़्यादा पड़ती है जहाँ पे कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो लेस कॉम्पिटेंट हैं या उनके काम को रेगुलर देखने की ज़रूरत होती है. और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं. सबऑर्डिनेट्स का मोरल बहुत डाउन रहता है, सबऑर्डिनेट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. जो क्रिएटिविटी या जो पोटेंशियल सबऑर्डिनेट्स के अंदर होती है उसका कोई प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है वो तो लीडर के हाथ में होती है, ऑटोक्रेटिक लीडर के हाथ में. तो ऐसे केसेस में जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो कोई क्रिएटिविटी या कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं. अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं एडोल्फ हिटलर का, ठीक है, या मुसोलिनी का. ये ऐसे लीडर्स थे जो ऑटोक्रेटिक थे, या अगर आप इसको हिंदी में समझें ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेटिव, तो इसका मतलब होता है तानाशाह. फिर आते हैं हम डेमोक्रेटिक लीडर पे. अब डेमोक्रेटिक लीडरशिप को हम जनरली
पार्टिसिपेटिव या ग्रुप सेंटर्ड कहते हैं। ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप, या इसको कहीं कहीं बुक्स में पार्टिसिपेटिव भी कहा गया है। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी इसको कहा गया है। अब डेमोक्रेटिव, पार्टिसिपेटिव या ग्रुप सेंटर्ड, तीनों की मीनिंग एक ही है। आप डायग्राम से भी देख रहे हैं, देखिए अगर आप इसको समझें तो लीडर जो है वो सभी सबॉर्डिनेट्स से तो जुड़ा हुआ है, सभी सबॉर्डिनेट्स से टू वे में जुड़ा हुआ है। अगर हम पिछली अगर हम डायग्राम देखें ऑटोक्रेटिक में, तो यहाँ पे जो आप एरो देख रहे हैं, ये एरो सिर्फ वन वे है, यानी कि सिर्फ ऑर्डर दे रहा है लीडर। लेकिन वहीं अगर हम डेमोक्रेटिव लीडरशिप में देखें तो आपको यहाँ टू वे एरो दिखेंगे। टू वे एरो का मतलब हो गया कि सभी सबॉर्डिनेट्स और लीडर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन है। और यही डेमोक्रेटिव लीडरशिप की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि यहाँ पे जो भी पावर है वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है, यानी जो भी पावर है या जो भी अथॉरिटी है, लीडर अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज करता है, और जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उस डिसीजन में अपने सबॉर्डिनेट्स को वो या अपने एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करवाता है। इसीलिए पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी इसको कहा जाता है। जो भी लीडर होता है वो सबके ओपिनियन को लेके चलता है, वो अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको पूरी फ्रीडम देता है सोचने की, समझने की, इनिशिएटिव लेने की, अपने सजेशंस बताने की, अपने ओपिनियंस को रखने की। ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कराता है अपने सबॉर्डिनेट्स को या एम्प्लॉयज़ को। तो इसलिए भी इसको ग्रुप सेंटर्ड या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप कहा जाता है। कुछ एडवांटेजेस हैं इसके बहुत ईजी से, जैसे कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनके अंदर मोटिवेशन होता है, वो मोटिवेट होते हैं, प्लस जॉब सेटिस्फैक्शन होता है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंक्रीज़ होती है जो भी सबॉर्डिनेट्स होते हैं। लीडर जो है वो अपने फॉलोअर्स की एबिलिटी को भी मल्टीप्लाई करता है, और जो भी उसके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जाहिर सी बात है कि जब आप कई सारे लोगों के ओपिनियन को लेके चलेंगे तो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा डिले होगा, यानी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। और कई केसेस में ये भी होता है कि जो लीडर होते हैं वो अपनी ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबॉर्डिनेट्स को या अपने एम्प्लॉयज़ में ही डेलीगेट कर देते हैं। तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। फिर हम नेक्स्ट जो हमारा है लेज़ली फेयर, या इसको हम जनरली कहते हैं फ्री रेन। फ्री रेन या लेज़ली फेयर लीडरशिप, अब इसका मतलब क्या होता है? अगर आप ये डायग्राम देखिए तो यहाँ आप देखेंगे कि जो लीडर है वो सबसे अटैच्ड है बेसिकली, और वो एक तरीके से ओवरसी करता है। ओवरसी करने का मतलब हो गया कि वो देखता है और पूरी तरीके से अपनी अथॉरिटी को अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट करता है। ठीक है, वो उनके ऊपर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस छोड़ देता है। अब इस स्टाइल में जनरली क्या होता है, जो लीडर है वो पावर को सेंट्रलाइज करके नहीं रखता, वो सिर्फ एक कॉन्टैक्ट की तरह डील करता है जो कि इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज शेयर करता है अपने सबॉर्डिनेट्स से। ठीक है, यहाँ पे जो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का मोरल काफ़ी हाई होता है क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। ठीक है, फ्री रेंज का मतलब ही हो गया कि वो आपको फ्री छोड़ देता है एक तरीके से कि डिसीजन आपको लेना है, वो आपको सारी प्रोसेस बता देगा, वो आपको सारी एक्टिविटीज़ बता देगा, लेकिन डिसीजन जो है, डिसीजन एम्प्लॉय को या सबॉर्डिनेट को ही लेना है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है। और जैसे अभी हमने देखा कि हाँ, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में लीडर कंट्रोल रहता है या लीडर सेंटर्ड होता है। डेमोक्रेटिक जो होता है वो ग्रुप सेंटर्ड होता है। लेज़ली फेयर या जो फ्री रेन टाइप है ये इंडिविजुअल सेंटर्ड होता है। इंडिविजुअल सेंटर्ड से मतलब हो गया
कि ये एम्प्लॉयज़ पे या सबॉर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है कि वो कैसे डिसीजन लेते हैं, क्योंकि लीडर का काम जो होता है इस केस में वो सिर्फ उनको सपोर्ट और रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशिएटिव लेने का जो काम होता है, इनिशिएटिव लेता है एम्प्लॉय ही, और उसको मोटिवेट करने का काम होता है लीडर का। तो अब इसके कुछ एडवांटेजेस, जैसे जो डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो काफ़ी हाई होता है यहाँ पे, क्योंकि उनके लिए काफ़ी स्कोप होता है डिसीजन मेकिंग का। पूरी तरीके से सारे एम्प्लॉयज़ के जो पोटेंशियल है उनका यूज़ होता है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब जैसे कई बार क्या होता है, जो गाइडेंस या जो सपोर्ट लीडर के साथ मिलना चाहिए, लीडर के थ्रू मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। या कई बार जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में काम करते हैं, जिससे कि रिज़ल्ट जो है, जो एक्सपेक्टेड होता है, वो नहीं अचीव हो पाता है। फिर हम आते हैं जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है, मोटिवेशन। अब देखिए मोटिवेशन में आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, आप ये थोड़ा सा डायग्राम देख के समझ पाएंगे कि मोटिवेशन इम्पॉसिबल में पॉसिबल है और आई एम को काट दिया है, यानी कि इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप मोटिवेटेड हैं, अगर आप विलिंग हैं वर्क करने के लिए, तो आप किसी भी एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और दूसरा डायग्राम अगर आप देखें, जॉब डन इवन बेटर आई माइल फॉर गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, मतलब एक जॉब कंप्लीट होने के बाद भी आप मोटिवेटेड हो सकते हैं कि आपको और अच्छा परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे मोटिवेशन देखिए, मोटिवेशन है चाबी भरी जा रही है। चाबी भरने का मतलब है जो पे डे होता है, पे डे जो है एक्चुअली में जो सैलरी का डे होता है, बहुत से एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो बेसिकली सैलरी के लिए काम करते हैं, और मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ सैलरी के लिए ही काम करते हैं। वही एक मोटिवेशन फैक्टर होता है। और ये चीज़ अभी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि क्यों मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना होता है। अब सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। टू मोटिवेट मीन्स टू प्रोवाइड मोटिव, टू इम्पेल पीपल टू एक्शन एंड टू क्रिएट इंसेंटिव टू वर्क। मोटिवेशन इज़ द वर्क अ मैनेजर परफॉर्म टू इंस्पायर्ड, इनकरेज एंड इम्पेल पीपल टू टेक रिक्वायर्ड एक्शन। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मोटिवेशन में मैनेजर का काम क्या होता है, लोगों को इंस्पायर करना, उनको इनकरेज करना, ताकि जो पर्टिकुलर एक्शन है या पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन है उसको वो सही से कर पाएँ। इट इज़ द एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समथिंग और वन सेल्फ टू गेट अ डिज़ायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब किसी को स्टिमुलेट करना, किसी को ये बताना कि आपको क्या पर्टिकुलर वर्क करना है। अब यहाँ पे देखिए दो डायग्राम्स हैं। मोटिवेशन अगर है बेस, ठीक है, तो वो कितनी सारी चीज़ों को इंक्रीज़ करता है। रिवॉर्ड हो गया, अचीवमेंट है, एम्पावरमेंट है, ग्रोथ है, एजुकेशन है, प्रमोशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मतलब यहाँ क्या हो गया कि जो मोटिवेशन वर्ड है या मोटिवेशन है वो कई तरीके से एम्प्लॉय की या सबॉर्डिनेट की या किसी भी इंडिविजुअल की हेल्प करता है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, या उसके डिफरेंट डेवलपमेंट में, या हम कह सकते हैं उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है मोटिवेशन। अब एम्प्लॉय मोटिवेशन में कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे वर्किंग कंडीशन हो गया, कंपनी पॉलिसी है, जॉब सिक्योरिटी है, पे एंड बेनिफिट्स है, रिलेशनशिप्स है, सुपरविज़न है, स्टेटस है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये जनरली किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं वर्क करने या नहीं करने के लिए। जब हम यहाँ बात करते हैं फीचर्स की या नेचर की, तो मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल फीलिंग। अब या इसको ये भी कहा जाता है जनरली कि मोटिवेशन इज़ अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन, मतलब ये अंदर से आती है चीज़। मोटिवेशन जो है वो हमेशा किसी भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय के अंदर की फीलिंग होती है, ना कि उसके ऊपर फोर्स किया जा सकता है। आपको कोई भी वर्क करने के लिए हम लोग, कोई भी टीचर कितना भी फोर्स कर ले, लेकिन आप वो पर्टिकुलर काम तभी करते हैं जब आपके अंदर से ये चीज़ होती है कि हाँ हमें ये पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करना है या हमें ये पर्टिकुलर काम करना है, ठीक है। तो जो इंटरनल फीलिंग होती है जनरली वो किससे, वो उसको कौन लीड करता है, इंटरनल फीलिंग को नीड हो गई, डिज़ायर्स हो गई, तो या पर्टिकुलर ह्यूमन बिहेवियर जो आपको इन्फ्लुएंस करता है किसी काम को करने के लिए। तो बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कल भी हमने आपको बताया था कि अब जब भूख लगती है तो वो मोटिवेट करता है आपको कि आपको कुछ खाना है, या
अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के पीछे एक मोटिवेशन होता है कि भाई हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, इसलिए आप मोटिवेटेड फील करते हैं। अदरवाइज़ आपको कितना भी कहा जाए कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन जब तक किसी भी बच्चे के अंदर खुद से पढ़ने की फीलिंग नहीं होती है या खुद से ये डिज़ायर नहीं होती कि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, वो नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो इसको किसी के ऊपर फोर्स नहीं किया जा सकता, मोटिवेशन को फोर्स नहीं कर सकते। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग होती है। फिर आता है मोटिवेशन इज़ रिलेटेड टू नीड। जनरली जो भी मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं वो किसी न किसी नीड से जुड़े होते हैं। अब जैसे आपको मार्क्स लाने हैं, या कोई इंडिविजुअल है उसको नया घर लेना है, या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, उसको ऑफिस में अपनी पोजीशन अच्छी करनी है। तो ये कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। तो इसलिए ये कहता है मोटिवेशन इज़ रिलेटेड टू नीड्स, जो भी आपकी बेसिक नीड्स होती हैं। और अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे एक चीज़ जो नीड हायरार्की थ्योरी है, कि मोटिवेशन हमेशा लीड होता है, या मोटिवेशन को लीड करने के लिए हमेशा नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी एम्प्लॉय की एक नीड कंप्लीट होती है तो वो दूसरी नीड की तरफ मोटिवेटेड होता है। फिर हम आते हैं मोटिवेशन लीड टू गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर का मतलब यहाँ क्या हो गया कि मोटिवेशन जो है वो लोगों को एक पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करने के लिए इंड्यूस करता है, जिससे कि वो अपने जो भी डिज़ायर्ड गोल है उसको अचीव कर सकें। जो भी एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा उसको किसी सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या उसको किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो हमेशा एक पर्टिकुलर मैनर में या डिज़ायर्ड मैनर में वर्क करता है। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी मोटिवेटेड होते हैं कि उन्हें हाई मार्क्स अचीव करने हैं, तो आप देखते होंगे कि टीचर्स को कभी उन्हें बहुत ज़्यादा कंपेल करने की या बहुत ज़्यादा उनको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बेटा आप पढ़ो आप पढ़ो आप पढ़ो। लेकिन वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं, उनके लिए टीचर को हमेशा कोशिश करते रहता है टीचर कि बेटा आप पढ़िए, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो जो मोटिवेशन होता है जनरली वो एक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को लीड करता है। फिर मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है, आपको रिवॉर्ड मिलता है। वहीं अगर आप अच्छा काम नहीं करते हैं तो मोटिवेशन जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। अब एक एम्प्लॉई है, अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा है या वो सेटिस्फैक्ट्री वर्क नहीं कर रहा है तो हो सकता है उसकी सैलरी कट हो जाए, या उसका डिमोशन हो जाए, या उसका ट्रांसफ़र हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो पॉजिटिव मोटिवेटर्स जो होते हैं जनरली प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बोनस, रिकॉग्निशन, ये चीज़ें होती हैं। और वहीं जो नेगेटिव मोटिवेटर्स होते हैं वार्निंग देना, डिमोशन, इंक्रीमेंट रोक देना, या मेमो इशू करना, ये कुछ ऐसी चीज़ें। तो कोई भी एम्प्लॉय या तो पॉजिटिव मोटिवेटर से मोटिवेट होता है, अगर वो पॉजिटिव मोटिवेटर से मोटिवेट नहीं होता है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन या जो लीडर्स होते हैं वो नेगेटिव मोटिवेटर्स यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन पे। ये सिर्फ बेसिक से पॉइंट्स हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज इनटू एक्शन, इम्प्रूव लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉई। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी, रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, इम्प्रूविंग ओवरऑल एफिशिएंसी। फिर है लीड टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, बिल्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप। इसमें मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयज़, इंसेंटिव्स फॉर इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़। फिर है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में आपके, थ्योरीज़ ऑफ मोटिवेशन। हमें एक ही थ्योरी पढ़नी है, मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, जो अभी हमने बताया। मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी हमेशा से इम्पॉर्टेंट रही है, और ये बताती है कि जो मोटिवेशन है वो एक साइकोलॉजिकल टर्म है या एक इंटरनल फीलिंग है, और ये किसी भी एम्प्लॉयज़ की जो नीड्स होती हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उसको मोटिवेट करने में। अब लोगों की नीड को समझने के लिए मास्लो ने एक हायरार्की बताई। जनरली ये जो मास्लो हैं इन्होंने 5 लेवल हायरार्की बताई, या 5 लेवल ऑफ नीड्स बताई। ठीक है,
अब इन्होंने जो बताया, आप यहाँ पे एक ये पिरामिड देख रहे हैं। फर्स्ट है आई एम कंफर्टेबल इनफ नाउ, आई फील सेफ इनफ, आई एम अ पार्ट ऑफ ग्रुप, आई एम नोन, आई एम मी। अब ये जो डायग्राम है, इसको समझने के लिए हमें अपनी अलग अलग नीड्स को समझना होगा। अब जो फर्स्ट है डायग्राम में, जो फर्स्ट लेवल है, आई एम कंफर्टेबल इनफ नाउ। कोई भी इंडिविजुअल कंफर्टेबल कब फील करता है, जब उसकी बेसिक नीड्स फुलफ़िल होती हैं, ठीक है। तो अब बेसिक नीड्स क्या होती हैं या फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं? फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, ये सभी ह्यूमंस की, सभी इंडिविजुअल्स की बेसिक नीड होती है। और जब भी ये नीड फुलफ़िल होती है, तब आपकी एक लेवल की नीड कंप्लीट हुई और आप सेकंड लेवल पे शिफ्ट करते हो, जहाँ आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो आप सेकंड पॉइंट में देखिए, आई फील सेफ इनफ। तो जब भी कोई इंडिविजुअल की फ़र्स्ट नीड फुलफ़िल होती है, फिर वो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में सोचता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है और अपने फ्यूचर के बारे में प्लान्स बनाता है, वर्क करता है। फिर थर्ड स्टेप पे हम आते हैं, आपकी ये भी नीड कंप्लीट हो जाती है। फिर हम आते हैं थर्ड नीड पे, जहाँ दिया है आई एम अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। यानी यहाँ पे इंडिविजुअल्स की सोशल नीड के बारे में इन्होंने बात कही है कि हर इंसान की, हर इंडिविजुअल की सोशल नीड होती है, कंपेनियनशिप की, लव की, अफेक्शन की, फ्रेंडशिप की। फिर आता है फोर्थ स्टेज या फोर्थ लेवल ऑफ नीड, आई एम नोन, जो रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन की नीड होती है, या हम कह सकते हैं एस्टीम नीड होती है। लोगों के अंदर जब लोगों की 3 लेवल की नीड कंप्लीट हो जाती है, तब ये लोगों को लगता है, या इंडिविजुअल्स को, उनको लगता है कि फिर अब लोग उन्हें जाने, तो उनको रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन की नीड उनकी अराइज होती है। और जब ये नीड भी फुलफ़िल हो जाती है, तब आते हैं हम लास्ट स्टेज पे, जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी आई एम मी, खुद को खोजने की, खुद को आइडेंटिफाई करने की नीड होती है, ठीक है। या सेल्फ रियलाइजेशन की जो नीड होती है, जब आपको ये समझ में आता है कि आप एक्चुअल में क्या हैं और आप क्या चाहते हैं। ये नीड जनरली हर किसी की नहीं फुलफ़िल हो पाती है, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल की नीड होती है, ठीक है। सेल्फ एस्पिरेशन हम कह सकते हैं। सेल्फ एस्पिरेशन का मतलब हो गया कि सभी जो भी इंडिविजुअल हैं, उनको ये रियलाइज़ हो जाए कि वो क्यों हैं या वो क्यों काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, उसी पिरामिड को हमने फिर अलग तरीके से यहाँ समझाया है, मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। जो फर्स्ट है साइकोलॉजिकल नीड, ये बेसिक नीड होती है, बेसिक नीड सच एज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। सेकेंड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, द नीड टू बी फ्री फ्रॉम अनसर्टेनिटी concerning one's survival. Social need, the needs to be accepted by other and the sense of belongingness. Ego need or esteem need, the need to be recognized as having skill, achievement or characteristics. And last one is self actualization need, to realize one's full potential as a person. अब यहाँ देखिए, साइकोलॉजिकल नीड्स में नेसेसरी नीड्स सच एज फूड, वाटर, ऑक्सीजन, थिंग्स वी कांट लिव विदाउट, ये बेसिक नीड होती है। फिर हम आते हैं सेफ्टी नीड एंड सिक्योरिटी पे। फिजिकल सेफ्टी, वेल बीइंग, सेफ फ्रॉम हार्म, इमोशन सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एट्सेट्रा। सोशल नीड में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू समवन और पर्टिकुलर ग्रुप, आइदर एट अ वर्क प्लेस और अ होम। देन डिज़ायर टू फील गुड अबाउट वन सेल्फ, यानी स्टीम नीड, driven by desire for prestige. And last one is self actualization, reaching one's fullest potential according to individual perspective. अब इन पॉइंट्स को अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में देखें, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो साइकोलॉजिकल नीड होती है, वो होती है बेसिक सैलरी की। जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड होती है, वो होती है जॉब कॉन्फ़िगरेशन की या जॉब सिक्योरिटी की, पेंशन जो मिलते हैं उनकी। सोशल नीड होती है कॉर्डियल रिलेशनशिप इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी लोगों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना। एस्टीम नीड हो गई प्रमोशन, स्पेशल स्टेटस, रिकॉग्निशन एट्सेट्रा। एंड लास्ट होता है अचीवमेंट ऑफ गोल, यानी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो होता है अचीवमेंट ऑफ पर्टिकुलर गोल। फिर लास्ट जो हमारा एलिमेंट है वो है कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन हमने कल भी बताया था कम्युनिकेशन के बारे में आपको कि ये 2 वे प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे जैसे मीनिंग है, वर्ड कम्युनिकेशन वर्ड हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स कॉमन। दिस कम्युनिकेशन स्टैंड फॉर शेयरिंग ऑफ एन आइडिया इन कॉमन। Communication is an exchange of fact, ideas, opinion or emotion by 2 or more person. It is a sum of all the things one person does when he wants to create understanding in the mind of another. It is a bridge of meaning. It involves systematic telling, listening and understanding. अब एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? 5 चीज़ें हैं: कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटी, मैसेज, चैनल एंड रिस्पॉन्स। प्रोसेस: मैसेज, इनकोड, सेंड, डिकोड एंड इंटरप्रेट एंड देन फीडबैक। एक ये इस तरीके से भी आप डायग्राम समझ सकते हैं। सबसे पहले सोर्स है, सोर्स से मैसेज, देन इनकोडिंग, फिर मैसेज को इनकोड करके किस चैनल के थ्रू आपको सेंड करना है वो मैसेज फिर डिकोड होगा एंड देन रिसीवर के पास पहुंचता है और फिर रिसीवर फीडबैक देता है। तो ये आपका कम्युनिकेशन होता है। अब यहाँ पे वही चीज़ें हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस में। सेंडर यानी कि जो भी मैसेज को सेंड कर रहा है, ठीक है। सेंडर इज़ अ पर्सन हु कन्वे द मैसेज। मैसेज क्या हो गया? द कंटेंट ऑफ आइडिया और मैसेज और सजेशन विच सेंडर वांट्स टू शेयर विथ रिसीवर। इनकोडिंग का मतलब क्या हो गया? रिसीवर कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ सेंडर, so receiver convert the idea into language or other communication symbols such as pictures, gestures etc. फिर मीडिया या चैनल क्या हो गया? ये तरीका होता है या वे विच इनकोडेड मैसेज हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड। फिर डिकोडिंग refers to converting the encoded message into language और understanding the message। रिसीवर वो पर्टिकुलर पर्सन जो कि मैसेज को रिसीव करता है। फीडबैक: आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज रिसीवर सेंड हिज फीडबैक ऑन द पर्टिकुलर मैसेज। एक पॉइंट और इसमें आ जाता है, कहीं कहीं पे नॉइस या डिस्टर्बेंस जब क्रिएट होती है तो वो नॉइस कहा जाता है अगर इस पूरे प्रोसेस में कहीं कोई डिस्टर्बेंस आती है। अब इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की? इट फैसिलिटेट स्मूथ वर्किंग, it provide basis for organizational function, communication as an aid to planning, help overcoming resistance to change, help building good public relations and facilitate effective delegation of authority। अब कम्युनिकेशन मीडिया देखिए क्या क्या हैं। ये कई तरह के कम्युनिकेशन मीडिया हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेट किया जा सकता है। अब इसमें जो टॉपिक हमारा बचता है कम्युनिकेशन बैरियर, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।